एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। हम आज पेज क्रमांक 11 के लास्ट पैराग्राफ से अपना अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं पुस्तक में पेज क्रमांक 11 खोल लेंगे। आइए लास्ट पैराग्राफ से हम अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यह नर्मदा का पहला प्रताप है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती है, ऊपर से नीचे की ओर तेज। तो नर्मदा कुंड जो है, उस कुंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम है जिसे कपिल ऋषि की तपस्या भूमि कहते हैं। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट की ऊंचाई से नीचे धरती पे गिरती है। यह नर्मदा का पहला प्रताप है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में सोन नदी और पश्चिम में नर्मदा नदी दोनों ही बह रहे हैं। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिछलती हुई आगे बहती है। कपिल धारा से आगे नर्मदा जो है वो पत्थरों से बहती हुई पर बिछलती हुई, मतलब पत्थरों को के ऊपर से बहती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही क्या है, दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर से बहती है, और जो दूध धारा है वहाँ पे नर्मदा जो है पत्थरों अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है उसका पानी जो है, और पत्थरों से बहती है ऊपर से नीचे की ओर तेज गति से, है ना, ऊपर से नीचे की ओर तेज बहती है। उसके कारण पानी दूधिया हो जाता है, और जब तेज गति से ऊपर से नीचे पत्थरों पर गिरती है जब जल धारा, तो वो पत्थरों से टकराने के कारण और तेज गति होने से कारण वो दूधिया रंग की, मतलब सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। यहाँ से ही नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है, और यहाँ से जो नर्मदा नदी का जो जल का रंग है वो बदल जाता है, और खंभात की खाड़ी जो है जहाँ पे नर्मदा जाकर अपना समुद्र में मिलती है, वहाँ तक उसका रंग जो है वो दूधिया या दूध के समान हो जाता है। जनमानस नर्मदा को भी मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पीकर ही पोषित हो और जीवित है। और जो जनता है या इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसे दूध के समान मानते हैं या नर्मदा को मानते हैं, और उसके जल को, पानी को दूध के समान पीकर अपने आप को पोषित, अपने आप को पोषण और जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। दूध धारा के बाद निर्जन और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है, और दूध धारा से ही जो नर्मदा है वो निर्जन, मतलब जहाँ लोग निवास नहीं करते, ऐसे जंगली रास्तों से, वन प्रांत मतलब जंगली रास्तों से या वन क्षेत्र से नर्मदा की जो यात्रा है, नर्मदा जो है आगे बढ़ना चालू कर देती है पश्चिम दिशा की ओर। कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्रियों से मैं पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ वर्षा नर्मदा में पानी है, प्रताप में पानी गिर रहा है। क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा कैसे सूख सकती है बाबू? नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा। तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा।
नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति जीवित है। मनुष्य गतिमय है, लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज एल्युमिनियम बालकों को जा रहा है। अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंध प्रहार है। तो जो कपिल धारा है वहाँ पर जो जामुन बेचने के लिए बैठे हुए जो वनवासी महिला हैं, उनसे जब लेखक पूछते हैं कि अभी तो वर्षा ऋतु है, इसलिए इसके प्रताप में या नर्मदा में पानी है, क्या ग्रीष्म ऋतु आने पर यह नर्मदा का पानी सूख जाता है? उस स्त्री का सहज मतलब उसने बहुत ही सरल अंदाज में उत्तर दिया, नर्मदा कैसे सूख सकती है? नर्मदा कभी सूखती नहीं है। नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, है ना? नर्मदा सूख जाएगी तो हम भी मर जाएंगे। नर्मदा प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा और प्रकृति का जो स्वाभिमान है, उसका जो सम्मान है, वो लोगों के मन से खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है। नर्मदा जो है अनवरत मतलब हमेशा या लगातार, अविराम मतलब कभी रुकी नहीं है, और प्रवाहमान है मतलब बहती चली गई है, इसलिए संस्कृति जीवित है। इसलिए अमरकंटक में प्रकृति की जो संस्कृति है या अमरकंटक का जो संस्कृति है वो आज भी जीवित माना गया है। मनुष्य गतिमय है, और जिस प्रकार मनुष्य गतिवान है उसी प्रकार नर्मदा भी क्या है, नर्मदा के साथ उस क्षेत्र में रहने वाली जनता भी गतिमान है। लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से, है ना, कपिल धारा के पास लेखक ने यह देखा कि आकाश मार्ग मतलब आसमान की तरफ तार पर लटक लटक कर ट्रालियों में अमरकंटक से खनिज बालकों को जा रहा है। तार से लटक लटक कर कहने का मतलब एक तार है जिसमें ट्रालियाँ लगी हुई हैं और उसमें खनिज पदार्थों को बालकों मतलब कोरबा छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है, और अमरकंटक को क्या किया जा रहा है, खोखला बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ के खनिज संपदा या वहाँ के पहाड़ों को खोद खोद कर जो एल्युमिनियम का धातु है उसको वहाँ से कोरबा लाया जाता है और एल्युमिनियम बनाया जा रहा है। अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है और वहाँ के पहाड़ों को खोदा जा रहा है, इसलिए वो खोखला होते जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंध प्रहार है, और इससे ये माना जा रहा है कि कभी नर्मदा का जो उद्गम स्थल है और सोन का जो उद्गम स्थल है वो भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ के पहाड़ों को बहुत ज़्यादा खोदा जा रहा है। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। और अमरकंठी मतलब अमरकंटक से निकलने वाले नर्मदा का यह जो क्षेत्र है, अमरकंटक जो है वो यह क्षेत्र देवों और मनुजों मतलब देवताओं को भी, और मनुज मतलब मनुष्यों को भी, मिथकों मतलब झूठी या मिथक मतलब लोगों के द्वारा फैलाया जाने वाला भ्रम, और लोक कथाओं और लोगों का अपना रचित कथा, इन सब को ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों, पुराने ऋषियों को भी और अभी वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं, है ना। सभी को कुछ न कुछ वो दे रही है, या जैसा जो आदमी जैसा संदर्भ मतलब अमरकंटक के बारे में जो आदमी जैसा सोचना चाहता है या समझता है या उसके बारे में जैसा विचार रखता है, वैसा वो उसे अपने में से जोड़ लेती है। कपिल दास ने इसे आम्रकूट कहा है, और जो कपिल दास ने माफ़ करेंगे कालिदास ने इसे क्या कहा है, आम्रकूट। आम्रकूट कहने का मतलब आमों का घना क्षेत्र कहा है। किसी समय में यह समूचा पर्वत आम्र तरुओं से आच्छादित रहा होगा, और कभी इस क्षेत्र में आम के बड़े बड़े तरुओं मतलब बड़े बड़े पेड़ से यह क्षेत्र आच्छादित मतलब ढका रहा होगा। इस समय तो आम के पेड़ यहाँ विरले ही हैं, और अब यहाँ जो अभी का जो जीवन शैली है या यहाँ के जो जंगल हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो अब यहाँ जो आम का पेड़ है वो बहुत ही कम बचे हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हैं। अभी भी उस अमरकंटक में सोनमुड़ा और माई की बगिया का जो क्षेत्र है वहाँ अभी भी बहुत सारे
आम के पेड़ आपको घने रूप से देखे जा सकते हैं। यह आवश्यक है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल पाए जाते हैं, और यह आवश्यक है कि यहाँ आज भी जो जंगल है उनमें आम के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी तक चला आया है। और ये जो आम पेड़ों का जो घना जंगल है ना, ये पूर्व की ओर, यदि आप नर्मदा अमरकंटक से पूर्व की ओर बढ़ोगे तो सरगुजा जिले, हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के वन तक आ जाता है, और पश्चिम में सतपुड़ा की रानी जो पंचमढ़ी है ना, वहाँ तक इस आम से भरे हुए जंगलों का या आम के पेड़ों के जंगलों का ये जो क्रम है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। बादलों का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था, और लेखक बता रहे हैं कि बादलों का जो रूप है, ये जिस प्रकार के बादल मैंने अमरकंटक में छाते हुए देखा वो बहुत ही अद्भुत है। वर्षा सुबह से ही थम गई थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा सा छा गया, और जो वर्षा है वो सुबह थम गई थी, और 4 बजे दोपहर शाम के 4 बजे से ही क्या हो गया था, चारों तरफ अंधेरा छा गया। एकदम घना घना धुआं सा तैरने लगा, और चारों तरफ घना घना धुआं के समान छाने लगा था। नर्म और आर्द्र रूप पहले बादलों की चादर ने समुच्चे वन पर्वत और सबको ढक लिया, और मुलायम, नर्म और आर्द्र मतलब मुलायम और भीगे हुए रुपहले है ना, आर्द्र मतलब नम या भीगा हुआ, रुपहले बादलों की चादर ने है ना, बादल का जो चादर है उससे पूरा वन क्षेत्र और पर्वत सबको ढक लिया। मतलब अपने में या पर्वतों के ऊपर भी बादल छा गए। बादल हमारे पास आ गए, और वो इतने मतलब अमरकंटक के इतना ऊपरी क्षेत्र में है जैसे बादल हमारे पास ही आ गए हैं, ऐसा लग रहा था। बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए, और जो लेखक हैं वो अपने रूम में हैं या अपने कमरे में हैं, तब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कमरे में भी बादल छा गए हैं, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में ना आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था, और यह सिर्फ एक स्पर्श करने वाला, लेकिन उसको आप छू नहीं सकते या उसको आप पकड़ नहीं सकते, ऐसा मौसम या ऐसा पल वहाँ पे उपस्थित हो रहा था, या वहाँ पे वैसा घटना घट रही थी। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ है। और लेखक लिख रहे हैं कि जीवन में पहली बार क्षमा करेंगे, उसका पहला लाइन में नहीं पढ़ पाया। तैरता संसार हमारे आसपास था, हम कमरों में, दलानों में होते हुए भी बादलों के समंदर में तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। और जिस कमरे में लेखक रुके हुए थे वहाँ भी बादल जो हैं पूरी तरह से घुस आए थे, या उनका रूप वहाँ भी, या बादल का कुछ भाग वहाँ भी समंदर में तैरते हुए धरती के समान चल रहे थे। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ, और जीवन में पहली बार लेखक को ऐसा दृश्य देखने को, है ना, पारदर्शी मतलब जिसके आर पर देखा जा सकता है, और रोमिल मतलब मुलायम बादल देखने का अनुभव पहली बार लेखक को अमरकंटक में हुआ था। घनश्याम हमारे पास थे, और घनश्याम मतलब बादल या काली घटनाएं हमारे लेखक के पास थे, लेकिन पकड़ से बाहर थे, लेकिन लेखक उनको छू नहीं सकते थे। घनश्याम कहाँ, कब, किसकी पकड़ में सहज आ पाए हैं। घनश्याम मतलब बादलों को कहा गया है, और बादलों को कभी कोई पकड़ पाया है ऐसा हो पाना मुश्किल है। सुबह होते ही मौसम साफ था, और जैसे ही सुबह हुआ है ना, तो क्या हो गया था, मौसम फिर से साफ हो गया था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था, और अमरकंटक जो है बादलों के गिरने वाले जल से स्नान कर लिया था, और अभ्यर्थना मतलब निवेदन या स्वागत में खड़ा था। उसकी अंजोरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा था।
है ना। और वो अंजूरी मतलब अपने जो कलाई है ना, या अपने कलाई का जो जल है वो नर्मदा नदी के रूप में बह रहा था। इस तरह इस पाठ में हमने लेखक के द्वारा नर्मदा का जो प्राकृतिक चित्रण किया गया है उसका अध्ययन संपन्न करते हैं। आप सभी के लिए मैंने 10वीं कक्षा के पाठ 1.1 बादल को घिरते देखा है का प्रश्नोत्तरी लिखने के लिए PDF भेजा था। एक सूचना है कि सभी बच्चे जब कॉपी बना रहे हैं तो उसका PDF मेरे को मेरे WhatsApp नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। ग्रुप में नहीं भेजेंगे। मैं जिस विद्यार्थी को भेजना होगा वो इस ग्रुप में जाकर मेरे नंबर को टच करके सीधा मैसेज, उस पर फिर एक ऑप्शन आएगा मैसेज का, वहाँ जाके आप मेरे इस नंबर पे सीधा भेज सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पाठ 1.2 का शब्दार्थ दिखाई दे रहा है। आप सभी से आग्रह है कि आप पाठ 1.1 के लेखांकन पूर्ण कर लेंगे। यदि उसका प्रश्नोत्तर लिख लिए हैं तो आज शब्दार्थ पाठ 1.2 का शब्दार्थ लिखकर मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। एक और सूचना कि बहुत कम बच्चे ही वीडियो देख रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि बोर्ड ने नया नियम बनाया है कि हर महीने के लास्ट में आपको क्या देना है, एक टेस्ट होगा या आप लोगों के लिए एक प्रायोगिक कार्य दिया जाएगा जिसको फिर से आपको जमा करना है। तो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको यह सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ वीडियो थोड़ा सा देखकर बंद कर देने से अच्छा नहीं है, पूरा वीडियो देखा करें। तो आज आप सभी को यह है कि यदि 1.1 पाठ बादल को घिरते देखा है का प्रश्नोत्तरी आपने लिख लिया है तो उसका PDF फ़ोटो खींचकर मेरे को भेजेंगे।